प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले परवेज इलाही वजारत आला जाने के बाद फट पड़े, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर खुशी का इजहार, इमरान खान के 4-5 करीबी साथियों को गलत फैसलों का जिम्मेदार करार दे दिया। परवेज इलाही फवाद चौधरी की पहले गिरफ्तारी क्यों चाहते थे, बुनियादी इख्तलाफात की वजह क्या है, सियासी सूरत हाल पर हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे सीनियर सियासतदान इसहाक खाकवानी साहब। उनसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तानी निजात फैमिली ने अमेरिका में बहू पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, अमेरिकी कानून हरकत में आ गया, पूरा ससुराली खानदान 12 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। एक्सक्लूसिव डिटेल्स वॉशिंगटन से सीनियर सहाफी अनवर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हासिल करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे मोहब्बत में गिरफ्तार पाकिस्तानी लड़की लूडो खेलते खेलते नौजवान के पास जा पहुंची, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। पाकिस्तानी लड़की की भारतीय लड़के से दोस्ती कैसे हुई और जेल में कैसा सलूक किया जा रहा है, इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले वेलकम करेंगे खाकवानी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बीबी। अच्छा खाकवानी साहब, इस तमाम मामले से पहले, क्योंकि आप आते रहते हैं हमारे प्रोग्राम में, टाइम देते रहते हैं हमें, तो जो पंजाब की डेवलपिंग सिचुएशन है इसके काफी जब उसको देखते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगती हैं। आपने कहा था कि अगर ये असम्बलियां तोड़ेंगे परवेज इलाही साहब तो इसके बदले ये कुछ लेंगे। आज जब परवेज इलाही गुफ्तगू जो उनकी सामने आई है और जिस तरह से उन्होंने फवाद चौधरी पर खुसूसी तौर पे कमेंट किया है, और उनका ये कमेंट कि अगर ये पहले गिरफ्तार हो जाते तो मेरे हुकूमत बच जाती, हमारे जो है मामलात बेहतर होते, क्या ख्याल है इसके बारे में? एक बड़ा मशहूर कहावत है जी कि हमा यारा दोज़ख और हमा यारा जन्नत। ये आखिर लोग इसी तरीके के साथ लोगों को और बड़े लोगों को कहते थे कि अपने सलाहकार, दोस्त, रुफका जिनसे आप बैठ के मामलात जिंदगी या मामलात अपने खानदान या कौमी मसलों पर मशवरा किया करें ताकि आपकी आकबत भी अच्छी हो और आपको लोग अच्छे लफ्जों में याद करें। आप ऐसे लोगों को अपने साथ रखें जो आपको सिर्फ खुश करने के लिए दरबार के असूलों को पसंद करा के और उसके मुताबिक दरबारी बन जाएं, तो वो फिर उसका नुकसान होता है। और ये चीज कोई आज से नहीं हो रही, ये अजल से ऐसे है। जिन जिन लोगों ने अपने सलाहकार अच्छे लगे उनके अच्छे वक्त गुजर गए, जिन्होंने सलाहकार ऐसे रखे जो उनको इस आकबत में पहुंचा दिया कि कहाँ हुकूमत, कहाँ पंजाब की हुकूमत, कहाँ KPK की हुकूमत, कहाँ वफाक की हुकूमत और कश्मीर की या गिलगित-बल्तिस्तान की और बाकी जगहों पर इंटरनेशनल आपका मकाम चीजें। और आपने आकर ऐसे दोस्तों को, मैं एक आपकी नहीं बात कर रहा जो आप फोकस कर रहे हैं, मैं वैसे जनरली बात करता हूँ कि अगर आप साथ रखेंगे तो मुल्क के मसाइल को चलाना एक आदमी का काम नहीं है। इसमें बड़े दीदावर लोगों का होना जरूरी होता है और वो लोग आपके साथ शायद मौजूद भी हों मगर उनकी रसाई आप तक नहीं होती क्योंकि आप खुद उनको चीजों को पसंद नहीं करते। जब आपका बेसिक खला ये है कि आप खुद ऐसे लोगों को अपनी रसाई देते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाएं, हो सकता है आपको वो खुश करते हो, आप हो सकता है आप पे ज़हनी मुताबिकत रखते हो, मगर स्टेट की रनिंग जो है वो टोटल मुख्तलिफ है। दोस्ती यारी और घर के चलाना और आपस में गप लगाना मुख्तलिफ है। परवेज इलाही साहब दीदावर आदमी हैं, उन्होंने बड़ा ऊंच नीचा देखा है। आजकल वो मसले मसाइल में अपने खानदान के मसलों में भी घिरे हुए हैं। मेरे ख्याल में उनकी बात समझ में आ गई थी कि ये चीज नहीं चलती क्योंकि उनके साथ वो चीजों पे मशवरा ही नहीं करते होंगे। जो चीज अब पूरा पंजाब का हुकूमत दूसरों के हाथ में आ गई और आपके हाथ से सब कुछ चला गया, तो क्या ये कोई जहानत की बात है, ये कोई अकल और फहम की बात है? ये चीजें आपको नुकसान पहुंचाएंगी, आगे भी चल के नुकसान पहुंचाएंगी और आपके जो साथी हैं वो आपके इस चीजों को देखकर दिल बर्दाश्ता होंगे वो लोग कि जी हमारे लीडर जिनसे हमें तवक्कुआत थी, हमने इनके साथ खड़ा होकर दिन रात इकट्ठा किया, आज हम इस नौबत पे पहुंच गए हैं कि हम यहाँ पर सड़कों पे फिरें और सारी रात बाहर सर्दी में जल से जुलूसों में फिरें।
जहां आपको हुकूमत मिली 26 साल 25 साल की मेहनत के बाद, आज खड़े होकर आप फिर उसी मकाम पे पहुंच रहे हैं और इसमें मैं क्या इसमें अर्ज कर सकता हूँ। खान साहब, आपके भी दोस्त हैं, बड़े करीबी हैं, ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब, फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं। उनका कल परसों हम एक इंटरव्यू देख रहे थे, तो वो भी वही कहते हैं, आई टोल्ड यू सो वाली बात जो थी कि हमने तो आपको पहले बताया था। तो वो कह रहे थे कि मैंने भी इमरान खान साहब को मना किया था कि हुकूमत जो है ना तोड़ें, फिर भुगते हैं उन्होंने कहा जनाब कि मत करें। आप वाली बात तकरीबन वो भी कह रहे थे कि जनाब कि नहीं करना चाहिए। तो फिर ये क्या वजह है सर कि इतने सीनियर एलिमेंट्स हैं उनके करीब, मतलब एजाज शाह साहब ने कहा और कुछ चौधरी परवेज अली साहब कह रहे थे मैंने मना किया, आज उनकी भी आई है बड़ा, वो भी उसमें चेजा ले रहे थे, चस्के ले रहे थे, उनकी भी वीडियो सामने है जो उनकी लाइव गुफ्तगू थी। तो क्या वजह है कि अगर खान साहब क्यों ऐसी बातें सुनने को तैयार नहीं थे? ये जो इस तरह के मतलब सीजन लोग हैं, एजाज शाह साहब जो हैं वो इस मुल्क में आपको पता है DGI भी रहे हैं, बहुत बड़े बड़े वहाँ पे उसमें होम ये रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं या सेक्रेटरी रहे हैं, बहुत सारी पोजीशन पे रहे हैं। तो खान साहब ऐसे तजर्बाकार लोगों की बातें क्यों नहीं सुन रहे थे? ये क्लासा साहब, इसका सिर्फ एक लफ्ज है जो मैं कह सकता हूँ, वो है बदकिस्मती। और इसका कोई लंबी चौड़ी बात करने का फायदा नहीं है, क्योंकि जब आपने कोई सही चीज को किसी सही सिमत में ले जाना ही नहीं मकसद आपका, आप ऐसी पसंद नहीं करते जो आपको कोई सही सलाहकार दे, तो वो फिर उसके में क्या कह सकता है, अफसोस ही कर सकता है ना कि इतना एक मौका मिला, एक इतनी जुस्तजू हुई, इतने अपना मकाम पे पहुंचे, 2014 के अंदर लड़ाई झगड़ा, एक फसाद, एक बनकर आपके हाथ में पूरा एक गुलदस्ता बन के, जी भाई उससे कोई बंदा पूछने वाला तो होता, ये कुलीग ही पूछ ले भाई साहब, फाइल है, सारे कातिल मुजरिम अदालतों से बरी हो जाते हैं, इनके लिए क्या कानून में तब्दीली की जाए कि ये ना हो। रेवेन्यू के मसले हैं, वहां पर लोगों की तकालीफ है कि वो पटवारी से चल के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक चलते हैं, उनकी दो खानदान दो पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं और केस फाइनलाइज नहीं होते। कहते हैं उनको कि भी बनाए कोई चीज इसमें, और इसको अंदर आपके पास मालूमात के लिए बंदे भी थे और आपके पास एक पूरी हुकूमत भी थी, आप किसी को कहते कि काम क्यों नहीं कर रहे? आपने एक चीज प्राइवेटाइज नहीं की, एक चीज के अंदर इतने नुकसान, अरबों का हर महीने नुकसान हो रहे हैं, आपने किसी को नहीं पूछा कि जी आप भाई क्यों नहीं काम कर रहे? तो ये चीजें अब मैं क्या इसमें खान साहब आपकी बातें अपनी जगह पे ठीक होंगी, लेकिन लोग तो ये समझ रहे हैं सर, दो तीन चीजें हैं कि चले खान साहब के साथ ये सारी चीजें जो आप पॉइंट आउट कर रहे होंगे, तो लेकिन उनकी जगह जो लोग आए हैं तो वो भी तो ये बैडली वो फेल्ड हुए हैं। 10 11 12 महीने होने वाले, इतने साल होने वाला है इनको। डॉलर जो था मतलब खान साहब के दौर में वो लाइक इट और नॉट वो 180 तक के करीब था, आज हमने देखा 252 खुला छोड़ दिया गया है। और बहुत सारी महंगाई आपके सामने ही है, तेल की कीमतें, लोगों का आटा नहीं मिल रहा, फलां नहीं मिल रहा। सो लोग तो ये समझ रहे हैं कि खान साहब का दौर जो था वो अभी कंपैरेटिवली इन लोगों से तो बेहतर था जो मौजूदा लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी मुल्क नहीं चल रहा, डार साहब भी नहीं चला सके सर। तो लोग तो ज्यादा इस पे डेस्परेट हैं इनके हवाले से। मैं भाई साहब इनकी किसी किस्म की मैं ना तारीफ कर रहा हूँ, इनकी किसी चीज में मैं इनको समझ रहा हूँ कि ये बहुत आला जहन या पॉलिसीज इनके पास है। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं तो उस किस्मत की बात कर रहा हूँ जिस तुजू में हमारा थोड़ा बहुत सा हाथ था, मामूली सा। आपने उस 10-11 साल देखे उसके अंदर उम्मीद थी कि जी कोई चीज होगी। आज उम्मीद की ये हालत है कि आप दोस्त आज जो खड़े होकर परवेज इलाही साहब कह रहे हैं, एजाज शाह साहब कह रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं, तो वहां तक बात क्यों नहीं, किसी की समझ में क्यों नहीं आती कि जी क्या चीजें होनी चाहिए? अभी भी समझ नहीं आ रही। चले जी हुकूमत में नहीं समझ आया, आपकी 4 साल जाया हो गए, चले मैं मान लेता हूँ। अब जो जुस्तजू शुरू हुई है पिछले अप्रैल से लेकर अब तक, अब देखे ना, अब जनवरी आ गया है, तो 6 महीने 7 महीने ये लगा ले, महीना जनवरी का लगा, 8-9 महीने में फिर क्या आपको अभी तक समझ नहीं आई? अभी भी आपने पिछले हफ्ते जाकर पंजाब की हुकूमत तोड़ दी और फ्रंटियर की हुकूमत तोड़ दी। मतलब है कि कोई चीज है ऐसी जिसके आप आज सुरखरू होकर खड़े हो कि मैंने जी आपके लिए, लोगों की खिदमत के लिए ये काम किया, फलाने ने ये काम किया।
मतलब है कुछ या तो सुनने वाले नहीं होंगे या कुछ सुनाने वाले दरबारी बन गए हैं, वो चुप करके नाराजगी को दूर करने के लिए कि हमसे कोई नाराज ना हो जाए तो वो आगे से बोलते नहीं है, वो अपनी इज्जत बचाते हैं या वो अपना फ्यूचर देखते हैं कि हमारा आगे क्या होगा। हो सकता है कि वो आज मुझे तो वो चीज है जो अपना इस चौधरी से हुआ है, मुझे तो वो दिन याद आ रहे हैं जबकि इसी तरह और नून लीग के जब लीडरान बाहर गए थे तो उस वक्त उनकी जगह पर हाशमी साहब हमारे मुल्तान के बड़े सरकर्दा रुकन हैं नून लीग के, वो बीच में एक उन्होंने ओहदा अपने लिए कार्व का कर दिया था और उसको नहीं पसंद किया गया था। आज उनको भी लॉन्च किया गया था। हो सकता है आज फवाद चौधरी साहब को भी कोई लॉन्च कर रहा हो। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब पे जो केस हुआ है, जिस तरीके से उनके घर पे छापा मारा गया है, मुसलसल जो कल हमने देखा है जो सलूक किया गया है, तो आप कह रहे हैं सारा मैनेज्ड है और हमारे कोई जो पावरफुल लोग जो हैं या मतलब एस्टेब्लिशमेंट की तरफ हमेशा डाउट जाते हैं, तो इमरान खान साहब की पार्टी में वो एक बड़ा लीडर कायम करना। और हमारे साथ मौजूद हैं वाशिंगटन से बराह रास्त अनवर इकबाल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। अनवर इकबाल साहब, आपने येट अनदर स्टोरी, आप बहुत अच्छी स्टोरी जो है फाइल करते हैं और ये जो है बहुत अफसोसनाक पहलू है जिसको आपने उजागर किया और इस स्टोरी ने उजागर किया। थोड़ा सा जरा इसकी डिटेल्स बताएं। यूएसए में एक फैमिली है जिसने अपनी बहू पर जुल्म किया। पाकिस्तान में इस किस्म की स्टोरी सुनने को मिलती हैं, पाकिस्तान में इस तरह के वाकयात होते हैं, लेकिन वहां पर ये वाकया कैसे हुआ, क्या डिटेल्स हैं और फिर उसके बाद जो वहां की हुकूमत है उसने इसको कैसे टेकअप किया? देखें, सबसे जो अहम बात इसमें यह है कि ये जो फैमिली है, ये खानदान जो है, ये पढ़े लिखे लोगों का खानदान है, जिनसे आप इसका खानदान के हेड हैं, यानी 25 खातून के ससुर साहब, वो रिटायर्ड हैं पाकिस्तान आर्मी के, और ये जो खुद खातून हैं जिनकी सास उनकी वो भी पढ़ी लिखी हैं, बेटा जो है वो यहाँ है। अनवर इकबाल साहब, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आई थिंक सिग्नल्स का इशू हो रहा है। मेरी नहीं, डिस्टॉर्शन कट रही है, थोड़ा सा अगर कोई अपनी पोजीशन बदल लें सर, अगर मुमकिन हो आपके लिए। नंबर एक टेक्स्ट करता हूँ, उससे कर नंबर टेक्स्ट करता हूँ आपको। जी प्लीज आप जरा वो भेजें, फिर हम आपको दोबारा लाइन पर ले लेते हैं। जरा अपने नंबर दो। जी जी। अच्छा क्लास साहब, ये बड़ा एक थोड़ा सा अनोखा है, सरप्राइजिंग है कि अमेरिका में भी इस तरह से होता है। और जो इसकी डिटेल्स हैं, अभी मैं चाहती थी कि अनवर इकबाल साहब खुद बताएं कि जिस जो एक माइंड सेट इससे रिवील होता है, रिफ्लेक्ट करता है कि ले जाया जाए वहां पर और फिर इस तरह का काम किया जाए। आई थिंक इट्स वेरी अपसेटिंग। जो बात उन्होंने अनवर साहब ने की स्टोरी की डिटेल तो उन्हीं से पूछेंगे, वो बड़ी वो मैं चाहता हूँ कि उनके अपने मुंह से सुने। इसमें जो उन्होंने बड़ी अहम बात की है, ये एक एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी वेल टू डू, ये इस्लामाबाद की फैमिली थी जो शादी हुई थी इनकी, मेरा ख्याल 2000 में हुई थी या 2002 में हुई थी। 2002 में हुई थी जो मैरिज है यहीं पे इस्लामाबाद में। और बहुत सारी चीज़ हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि शायद हम अपनी मतलब वालिदैन की कोशिश होती है कि बच्ची का कोई अच्छी जगह रिश्ता हो, स्पेशली बहर हो जाए। अगर हमारे यहाँ एक रोमांस भी है, सोशल स्टेटस भी है, थोड़ा सा रिश्तेदारों पे रोब दबदबा भी रहता है कि हमारी बच्ची की शादी जो है बाहर हुई हो, लंदन हो या यूरोप हो। और ये ऐसी बहुत सारी मिसालें जो हैं स्पेशली अमेरिका से हमें कम मिलती हैं। पहले ये ब्रिटेन से ज़्यादा आती थी, वहाँ पे इस तरह का इवन में यूके में इंडियंस का बहुत सारा है, पाकिस्तानियों का है, एशियंस का हमारा ये मसला रहा है। और जैसे यूके मैंने कहा कि पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले यहाँ पे फोर्स्ड मैरिजेस का बड़ा एक ये कंसेप्ट था कि बच्ची सारी उम्र पढ़ी है, वहाँ पे लिखी पढ़ी, उसने वहाँ लंदन में है या वहाँ पे बड़ी हुई है, सब कुछ वहाँ का कल्चर है। माँ बाप क्या करते हैं, वो यहाँ से आके इधर पाकिस्तान से उसमें अपने देहात से जहाँ से हम गए होते हैं, कोई कज़न कोई रिश्तेदार जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसका माइंड सेट नहीं है, जो यूरोप में कभी गया ही नहीं है, उसको यहाँ से बेची को ले आएंगे, यहाँ पे आके ज़बरदस्ती शादियाँ कराएंगे। और फिर उसके बाद उन पे केसेस हुए। अभी रिसेंटली यहीं पे ही एक मेरा ख्याल जेलहम के करीब ही वहाँ पे वो आई थी, यंग बच्चियाँ थी, बहनें आई थी, हमने बिल्कुल ये स्टोरी की हुई है, कत्ल किया गया था कि वो मान नहीं रही थी अपने कज़न के साथ शादी करते हुए। सो हमारे जो ओवरसीज में सबकी नहीं बात कर रहा, देयर आर मैनी गुड फैमिलीज जहाँ पे अच्छे रिश्ते भी हुए हैं, खुशहाल भी हैं, अच्छी फैमिलीज रह रही हैं। लेकिन इस तरह के जब केसेस आते हैं, इंस्टांसेस आते हैं, जैसे अभी अमेरिका की, जैसे हम आपको बता रहे हैं, तो एक कम्युनिटी का वाकया जो है पूरे का
पूरा अब अमेरिका के बाद ही 34 करोड़ है। अब जो लीड स्टोरी है वहाँ पे कि ये फैमिली जो है अपनी बहू को लेकर आई थी और ये उसे एज ए मॉडर्न स्लेव, जो जज ने लफ्ज यूज किए, 12 साल सजा दी, किसी को 8 साल दिए, 10 साल दिए, और मैं 80, मतलब अब जो सबसे बड़ी बात है, जो ससुर हैं जो सास हैं, सास की उम्र बता रहे हैं 80 ईयर्स है, जिनको सजा दी गई, जेल की टर्म दी गई उनको, ऐसे उनको ससुर हैं, उनके देवर हैं, वो सारे लोग उसमें उनको दिया गया कि इनका सलूक जो है अपनी उस बहू के साथ, ये लेकर आए थे वहाँ से पाकिस्तान से शादी, अच्छा उनको बच्चे भी हैं, तो मतलब इट्स अ वेरी टेरिबल स्टोरी। जो आपको खुश नहीं हो रहे होते खुदा ना खास्ता कि हमें इतनी मिजरीज पे, इस पे इश्यूज पे कोई प्रॉब्लम हो रहा होता है, सो इट्स अ वेरी टेरिबल टेल कि पहले ब्रिटेन से ऐसी स्टोरीज आती थी, फोर्स मैरिजेस की, बच्चा मारना, भी आप लेकर गए हैं वहाँ पर, मैं उनकी उस पे, तो बहरहाल ये बहुत बड़ा एक, आई होप थोड़ा सा वो इसको साइकोलॉजिकली भी स्टडी करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे यहाँ तो इस तरह की फुर्सत ही नहीं होती कि इस तरह के मामलात में देखा जाए कि ये क्या साइकोलॉजिकल माइंडसेट है, किस तरह से जुल्म किया जाता है। और यहाँ पे तो चलो एक प्रैक्टिस है या ये रिश्ता इस तरीके की जो कहना चाहिए बैड प्रैक्टिस का शिकार है, बट वहाँ पे जब आप पढ़े लिखे होते हैं, माशरा आपके इर्द गिर्द, माशरा बहुत कुछ सिखा देता है, इर्द गिर्द आपके इस किस्म की प्रैक्टिस नहीं होती, तो यू टेंड टू अवॉइड डूइंग सच थिंग्स, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को रिस्पेक्ट किया जाता है कि जो नौकर हैं उनके भी हुकूक हैं, बच्चे हैं उनके अलग हुकूक हैं। सो वहां पर इस माशरे में इस तरह की चीजों, अनवर इकबाल सब साथ मौजूद हैं, प्लीज उनसे शुरू करें। जी अनवर साहब, आप बता रहे थे अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी, पूरा केस क्या है सर, पूरी स्टोरी बताइएगा प्लीज। जी, बात यह है कि सबसे पहली बात है कि पढ़ी लिखी फैमिली है, ठीक है, जो फैमिली के हेड हैं वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं पाकिस्तान आर्मी के, जो उनकी सास हैं वो भी पढ़ी लिखी हैं, जो बेटा है यानी जो शौहर है वो यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से इसने नर्सिंग पढ़ी हुई है, 4 साल की डिग्री की हुई है, तो देवर जो है वो भी पढ़ा लिखा है। आप उसको शादी करके यहाँ लाते हैं और शादी के बाद पहली मीटिंग में लड़की से ये कहा जाता है कि भाई अपने जो डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन के हमारे वाले का तो सेफ कीपिंग के लिए हम रखेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स लेके उसके बाद उसको समझाया जाता है कि अब तुम हमारे रहमो करम पे हो, अगर हम चाहें तो जब चाहें तुम्हें अमेरिका से निकाल सकते हैं, ज़्यादा चुपचाप रहो वरना तुम्हें निकाल देंगे। और उसके बाद उससे पहले तो सारे घर के काम जिस तरह होता है लिया जाता है, खाना पकाना, सफाई वगैरह, उसके बाद काम बढ़ाते जाते हैं। और यहाँ तक कि जो वहाँ यानी इस केस में इतनी सख्त सजा इसलिए कि उनको गवाह मिल गए, यानी लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने देखा कि उन्होंने अपना जो ड्राइव वे बनवाना था तो लड़की से पूरा अकेले मट्टी खुदवाई, उसमें कंक्रीट डलवाया, उसमें सीमेंट डलवाया और उससे पूरा ड्राइव वे बनवाया। इसी तरह बच्चों को कहा कि ये तुम्हारी माँ जो है ये मरीज है, मॉन्स्टर है, और बच्चों से कुछ थुकवाते थे माँ पे, और यानी ये हशर हो गया कि वो ज़हनी तौर पे माउफ हो गई और उसका वजन इतना घट गया कि लोग हैरान होते थे। और 12 साल तक उसको कोई फोन किसी चीज का एक्सेस नहीं दिया, यहाँ तक कि उनका जो मियाँ है वो कुछ अर्से बाद चला गया, 4 बच्चे हो गए, उसको छोड़ के चले गए कैलिफोर्निया, वहां उसने नई गर्लफ्रेंड बना दी, उसके साथ रहने लगा। उसने किसी से फोन लेके जब फोन किया मियाँ को तो उसकी पिटाई हुई इस बात पे, घर वालों से उसका टोटल राब्ता बंद कर दिया गया पाकिस्तान में। यहाँ तक कि उसका भाई किसी तरह वीजा लगा के यहाँ पहुंचा, भाई ने राब्ता किया, राब्ता करने के बाद पुलिस से राब्ता किया, फिर पुलिस ने लड़की को बरामद किया और उसके बाद फिर केस चला और इस तरह सजा हुई। और सजा में देखिए उन्होंने उनसे उम्र की बुनियाद पर रहम की अपील की गई, तो उन्होंने सर को उन्होंने मान लिया कि उनकी उम्र 95 साल है, उनको कहा कि ठीक है इनको सजा देना मुनासिब नहीं, लेकिन जो सास हैं उनकी उम्र 80 साल है, 81 साल, उनको भी 12 साल कैद की सजा दी, शौहर को 10 साल की दी, देवर को 5 साल की दी। और उसमें इसमें जो ऑब्जर्वेशन है यूएस फेडरल कोर्ट के वो ये है कि दिस इज मॉडर्न डे स्लेवरी, यानी जदीद जमाने की गुलामी, और इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस पे आप ये देखिए कि अमूमन इस तरह की खबरें अखबारों में छोटे से डिस्प्ले होती है, लेकिन ये इतनी बड़ी थी, सारे अखबारों में 1000 1200 वर्ड की स्टोरी लगी हुई थी, क्योंकि इससे पूरा माशरा हिल के रह गया है कि 21वीं सदी में यहाँ एक खातून को मजबूर करके उसके कागजात छीन के और उसके साथ गुलामी कराई जा रही है। अच्छा सर, अक्सर देखा गया है कि एक तो पहले बताइए कि ये इंडिविजुअल वाकया या इस तरह के वाकयात पहले भी वहाँ पे एशियन हमारे जो वहाँ पे अगर लोग मौजूद हैं उनके हवाले से चीज़ें आती रहती हैं, इससे पहले भी कोई इस तरह के कोई वहाँ पे वाकयात आए हुए हैं या ये सिर्फ इंडिविजुअल वाकया है जो फैमिली ने किए? नहीं, बहुत होती है सर। आपने देखा पिछले दिनों कुछ अर्सा पहले एक इंडियन फैमिली की आई थी जो अपने माँ बाप के साथ ज्यादती कर रहे थे, माँ बाप को ले आए थे, उनके इमिग्रेशन पेपर छीन के उनको उनसे पूरे घर का काम करवाते थे। एक इंडियन फैमिली थी। तो साउथ एशिया के लोगों को जो एक बात समझनी चाहिए, वो अपने टाइम वॉर्प रहते हैं, एक बबल में रहते हैं कि वो जो वहां से निकले थे, जो उनके गांव में माहौल था 1960s में, उसी को चलाना है और यहाँ लेके आते हैं। भाई ये एक डिफरेंट माशरा है, डिफरेंट तकाजे हैं यहाँ के, अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो फंसेंगे, ये हमारे लोग नहीं सोचते।
अच्छा, ये बताइएगा अनवर साहब कि इस पूरे मामले में जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वहां पे उसने कोई किरदार अदा किया इस लड़की के लिए, उसको रिलीफ देने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए? आपने बड़ा अहम सवाल, बहुत अहम सवाल किया है। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी सबसे पहली बात है कि जो वालिदैन सिर्फ ये सोच के शादी करा देते हैं कि अमेरिका में है बंदा तो बड़ी ऐश होगी, वो गलत, ऐसा ना करें, तहकीकात कर लें, बैकग्राउंड देख लें फैमिली का, पहली बात। दूसरी बात है कि बच्ची को सारे फोन नंबर दिए जाए। यहाँ पाकिस्तान एम्बेसी में पूरा एक सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट है, उनका नंबर होने चाहिए। यहाँ मुस्लिम अदारे हैं जो इस तरह की खवातीन की मदद करते हैं, पाकिस्तानी के अदारे हैं, उनका राब्ता दिया जाए, उनको अमरीकियों का राब्ता दिया अमरीका में। और एक गलत फहमी जो है वो दूर की जाए कि औरतों को ये बताया जाता है कि तुम अगर शादी करा के आ गई और हस्बैंड तुम्हें अगर जब चाहे निकाल सकता है, ऐसा नहीं है। अगर हस्बैंड जुल्म करता है तो एक नया कानून बना है, इसके तहत औरत को फौरन पनाह मिल जाएगी और वहां रहती रहेगी और उसके मियां को निकाल दिया जा सकता है। तो वो उसको अच्छी तरह जो है ना सारी चीजें बता दी जाए। अच्छा सर, आपने कहा लास्टली सर, आपने कहा कि फैमिली बैकग्राउंड देखना चाहिए। अब इससे बेहतर फैमिली बैकग्राउंड क्या हो सकता था? जो आपने प्रोफाइल फैमिली का बताया कि एक्स टॉप मिलिट्री ऑफिसर रहे हैं, वाह, उनकी सास पढ़े लिखे थे, बच्चे पढ़े लिखे, इससे बेहतर मतलब है कोई माँ बाप के लिए रिश्ता क्या हो सकता है? व्हाट शुड दे डू? ये तो फिर इंडिविजुअल्स का वो, ये तो खैर बदकिस्मती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, कैसे लोग थे, क्या थे, मुकदमा चला और काफी दिन चला। उनके साइड का स्टोरी भी सामने आई है सर, उनका भी पता चला कोर्ट में उन्होंने क्या वर्जन दिया, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है अब तक उनका वर्जन कोई सामने नहीं आया कि फैमिली ने क्या बताया, उनके वकील ने अदालत को क्या वर्जन कोई खास नहीं आया, इसलिए कि उन्होंने अपने आप को इस तरीके से डिफेंड नहीं किया। कितनी गवाहियां होगी कि वो खामोश हो गए और वो बस सिर्फ इतना कहा कि जी मैं तो अपनी माँ को खुश रखने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, ठीक है अनवर साहब, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत इंपॉर्टेंट इस किस्म की खबरें होती हैं कि ये जो सोशल इश्यूज होते हैं जिनके ऊपर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी होता है, ये रह जाते हैं। बहुत शुक्रिया, आपकी स्टोरी आपने ये फाइल की और इस पर हमारे से गुफ्तगू की। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे इसी तरह की एक और कहानी है। हम पहले भी अपने प्रोग्राम में इस तरह की कहानी कवर कर चुके हैं, जहाँ पर एक लड़की जो है वो शादी करके बेंगलोर चली जाती है और वहाँ पर वो जेल में मौजूद है और फिर क्या उस पर गुजरी, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे अगले सेगमेंट में। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और क्लास से बात करेंगे एक पाकिस्तानी लड़की जो ऑनलाइन एक भारतीय लड़के के साथ कनेक्टेड थी और फिर मोहब्बत का चक्कर हुआ कुछ और फिर वो गैर कानूनी तरीके से इंडिया पहुंच गई। वहां पर जो पुलिस ने कार्रवाई की है, वो दोनों जेल में है। तो इसकी क्या डिटेल्स हैं, ये क्या कहानी है? मोहब्बत के चक्कर ऐसे ही होते हैं, दैट्स व्हाट द लव इज ऑल अबाउट। मतलब बेचारे दे आर इन डिफिकल्ट टाइम्स। तो अब ये हुआ, ये हम पहले भी स्टोरीज इस तरह की करते रहे। हमने तो कोशिश की थी कोई इंडिया से कोई जर्नलिस्ट हमें बेंगलुरु से मिल जाते, कोई दिल्ली से जिससे हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं अगले हफ्ते इसको हम वो करेंगे, फॉलो अप करेंगे। अब स्टोरी ये है, दैट्स वेरी मतलब सम टाइम मतलब मोहब्बत बंदे से क्या कुछ नहीं करवा लेती, नेपाल के रास्ते इंडिया पहुंचा देती। मतलब पहले ये दोनों है, वो वहाँ बेंगलोर में है, कितना दूर, हजारों मील वो दूर है। ये हैदराबाद पाकिस्तान से हैं, ये जो लड़की हैं पाकिस्तानी थी। अब उनकी लूडो खेलते हुए ऑनलाइन दोस्ती हुई, जैसे भी होता है सारी गॉसिप वगैरह। देन दे डिसाइडेड कि लेट्स मीट, हमने शादी करनी है। अब जो स्टोरीज वहाँ से आ रही हैं कि इकरा साहिबा जो है यहाँ से नेपाल गई हैं, नेपाल का वीज़ा लिया होगा इन्होंने। अब नेपाल से फिर जो मैं समझा हूँ आप तक, डिटेल तो अभी आनी सामने है, जो इन्फॉर्मेशन गैदर की हमारी वो जो ये हमारे साथ काम करते राफिया जहद, उन्होंने बड़ा अच्छा इस पर थोड़ा सा बैकग्राउंडर के तौर पर और भी स्टोरीज उन्होंने इकट्ठी की हैं कि पहले ही वाक़यात होते रहे। पहला और आखिरी वाक़या नहीं है कि पाकिस्तानी लड़की गई है, उसने शादी की है, इलीगली तौर पर रह रहे थे, मकामी लोगों को पता चला, पुलिस को बताया, वो आए हैं और उसको पकड़ कर ले गए, पर्चा हो गया और बरसों जेल में बेचारे रूल गए। अब इसमें यह लगता है कि वो लड़की यहाँ से वो नेपाल गई है। नेपाल से जो मलैम यादव हैं, उनका नाम अगर मैं ठीक से उनका पढ़ सका हूँ मैं, जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड थे, वो फिर उनको नेपाल लेने गए। जरा आप देखें सही कि मतलब किस तरीके की आप लोग अक्रॉस द बॉर्डर्स लव स्टोरी देखें ना, वो आपको याद आ जाएगी। जो सलमान खान की वो फिल्म नहीं थी, मेरा ख्याल है कि बजरंगी भाईजान थी या इस तरह वाली चीज़ें। खैर वो डिफरेंट उस पर कंसेप्ट पे थी, इस तरह भी होती रहती है कंसेप्ट पे फिल्में जो हैं। तो वो वहाँ पे गए हैं, लेकर वापस वो बेंगलोर में आए हैं, शादी की है उन्होंने। एंड समहाउ जो पता चला है वो लड़की जो अपने पेरेंट्स को शायद शी वाज मेकिंग ए कॉल फ्रॉम किसी उससे कर रही होंगी कॉल सेंटर से, उससे वो ट्रेस हुई हैं। क्योंकि आजकल वो चीज़ें मॉनिटर होते हैं पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, जो ट्रस्ट ये डेफिसिट है। दोनों मुल्क हर वक्त एक स्टेट ऑफ वार में रहते हैं। वो समझते हैं जो कुछ बुरा हो रहा है वो पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान समझता है जो हमारे यहाँ बुरा हो वही कर रहा है। तो लिहाजा एक स्टेट ऑफ वार में हम चल रहे होते, अलर्ट हैं दोनों मुल्क जो हैं। सो उन्होंने उसको लड़की को गिरफ्तार किया। देन इट
वो सामने चीज़ें आना शुरू हुई कि जनाब ये इकरा साहिबा जो आई हैं ये वहाँ से बॉर्डर के जरिए एंटर हुई हैं इंडिया में, इलीगली एंटर हुई हैं, शादी इलीगल हुई है, मीन्स के उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, फिर जहाँ पे वो रह रहे थे उन्होंने उसको पुलिस को नहीं बताया था ज़रूरी है आपका पुलिस रिपोर्ट करना, अगर मतलब इवन आपका वीज़ा भी है, बाज़ अगर मेजॉरिटी लोगों को जो वीज़ा मिलते हैं इंडियंस को मिले या पाकिस्तानी को, इनको पुलिस को रिपोर्ट करना होता है, वहाँ पे आपको थाने में बताना होता है इवन वीज़े के साथ। अगर आपके पास वीज़ा इंडिया का नहीं है इस तरह के केसेस में, थाने को भी नहीं बताया हुआ, फिर उन्होंने फ्लैट लिया हुआ था वहाँ पर रह रहे थे, तो अब उन्होंने सब पे पर्चा दे दिया है। उन्होंने उस पर लड़के पे भी दे दिया है जो मुलायम यादव साहब हैं, उसमें भी डिफरेंट मेरे ख्याल से एफआईआरस उस डेफिनेटली वो तो फिर मौका मिल जाते हैं, हमारे यहाँ भी हो तो इसी तरीके का हमारे यहाँ रिएक्शन आता है। अब वो तो मतलब कटसी नहीं रहेगी ना दोनों मुल्कों के दरमियान, वो तो हमारी डिसेंसी खत्म हो चुकी है बड़ी लॉन्ग टाइम अगो। ये इस पर कई दफा मैंने स्टोरीज भी की है, न्यूज़ में था कि अगर कोई आपको पकड़ा गया है या कोई ऐसे केसेस हैं जिसमें बेचारी लेडीज़ हैं, फैमिलीज हैं, या इस तरह के कोई उसमें अगर शादियां हो रही हैं जो अगर दो साइड्स के लोग शादी कर रहे हैं, जरा अंदाजा करें कि पाकिस्तान इंडिया इसके दरमियान इवन देन इफ दे आर मैरिंग रादर देन कि आप कोई बैठ के कोई अच्छे तरीके से चीजें हों, तो पता यह चलता है कि दोनों जेल में जा पहुंचे, आप दोनों रोलेंगे जेल में, उसमें वहां पे उनके लिए प्रॉब्लम होंगे। सो इनकी फैमिली के लिए भी मसले हैं, जो यहाँ पे है जिनकी बेटी जो साफ ज़हर है उसमें इंडिया में गई वो फैमिली है उधर से की है। इससे पहले आपको याद होगा एक और हमने स्टोरी की थी जिसमें उनको दुबई की लड़की बड़ी थी, हमने कोशिशें भी की थी और वो वापस आ गई थी जी, वो वहाँ पे रिहाई मिल गई थी, बेंगलोर की थी, ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थी, उन्होंने बड़ी मदद की थी। गिव बर्थ टू अ बेबी गर्ल, जेल में ही उनकी बेटी पैदा हुई थी। वो खैर जब हमने स्टोरी यहाँ टेकअप की, उन्होंने ह्यूमन राइट्स वाली उनको भी क्रेडिट जाते, बेंगलोर की जो खतून थी। आज भी हमने कोशिश की थी कि अगर हमें मिल जाती हम उनसे ये केस जो है उनसे डिस्कस करते या उनसे सारी वो लेते, वो वापस आ गई थी पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानी हाई कमीशन ने बाद में हमने उनसे भी बात की थी, वो इन्वॉल्व हुए थे। सो उसके वीजे पासपोर्ट वगैरह वो वापस पाकिस्तान आ गए, शायद कराची में थी वो। अब ये नया केस आ गया है, आई होप के क्योंकि इन केसेस में मोस्टली देखा है कि मर्सी का एलिमेंट कम होता है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स बहुत पे कम होता है, ये हमारे मुल्क में नहीं है। वो एक वहशत है जो तारी हो जाती है। सबसे पहला तो ये इल्जाम लग जाता है जनाब कि ये अगर आए हैं तो ये यहाँ पे उसमें जसूसी के लिए आई होंगी, स्पिनाज के लिए आई होंगी, ये स्पैंक वाले, उनका कोई पकड़ा जाए तो भी हमारा ये बेशक वो जिस काम से आए, हमारा कोई पकड़ा जाए वहां पे इंडिया में वो भी यही कुछ होता है। इससे पहले मैंने बड़ी टेरिबल स्टोरीज की हुई हैं, वो किसी वक्त फिर बताएंगे। उसमें 2005-6 में थी कि कैसे दोनों साइड्स के प्रिजनर जो हैं वो पागल हो जाते हैं जेलों में, तशद्दुद होता है उन पे, स्टारवेशन है, भूख है और बला बला उनके मसाइल होते हैं साइकोलॉजिकल। सो इसको हम फॉलो करते रहेंगे, इस स्टोरी को अगले हफ्ते इंडिया से मजीद डिटेल लेने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जेल में क्या हो रहा है, उनके साथ किस तरह का सलूक हो रहा है और क्या। वैसे लास्ट टाइम जब हमने बेंगलोर से लिया था उनको ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट साहबा को जिन्होंने केस लड़ा था, उन्होंने कोई ऐसी बात बताई नहीं थी कि कोई उनके साथ जो पाकिस्तानी वहाँ पे लड़की थी जिसने शादी की थी, बेटी भी हो गई थी, तो उसके साथ मिस ट्रीटमेंट ऐसा सच रिपोर्ट उन्होंने नहीं किया था। बहरहाल हम इसको अगले हफ्ते जो है ना इस स्टोरी को फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।